बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वेक्टर एनालिसिस की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एंड अल्फ़ा बीटा गैमा दिए हुए हैं एंगल्स ए वर्टिसेस के अपोजिट ए बी सी के, तो आपने कुछ रिलेशंस प्रूव करनी है। तो डायग्राम जो इसकी बनती है वो इस किस्म की बनती है। ये ए बी और सी, ये ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस आपको दी हुई हैं ए बी सी, और ये एंगल अल्फ़ा, ये बीटा और ये गैमा ये दिए हुए हैं। हमने कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा मालूम करना है। अगर आप बड़े गौर से देखें तो अल्फ़ा किस किस के दरमियान एंगल है? ए बी और ए सी के दरमियान। तो इसका मतलब आपको ए बी और ए सी फाइंड करना है। तो आप ए बी जो फाइंड करेंगे, अगर मैं डायरेक्ट ही कर दूं तो वो क्या होगा? बी माइनस ए, -2 2 1 -1 2 4। तो ये क्या बन जाएगा? -2 -1 -3 2 -2 0 1 -4 -3। ये पहले मैंने ए भी फाइंड किया। इसी तरह आप ए सी भी फाइंड कर लें। तो ए सी किस तरह होगा? 2 4 -3 -1 2 और 4। तो ए सी आपके पास क्या आएगा? 2 -1 1 4 -2 2 -3 -4 -7। समझ आ गई है? बी सी भी फाइंड कर ही लेते हैं। इस क्वेश्चन समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? ए बी सी वर्टिसेस ट्राइंगल की दी हुई हैं, और आपको पता ही है कि इन वर्टिसेस के करस्पॉन्डिंग एंगल्स किस तरह बनते हैं, अल्फा बीटा गैमा, और आपने कॉज अल्फा की वैल्यू मालूम कर रही है। तो चूँकि वेक्टर्स का यूज़ है यहाँ पे, तो ए बी और ए सी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी और ए सी के दरमियान अल्फा है। इसी तरह फिर आप बी ए और बी सी मालूम करेंगे, वहाँ एंगल बीटा है। तो वो जो ए बी मालूम किया है उसे ही हम बी ए कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ आप देखते हैं कि जो ए सी है वो तो फाइंड हमने कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लेते हैं। बी सी जी बताएंगे ज़रा, बी सी किस तरह फाइंड होगा? जी 2 4 -3 -2 2 1। बी सी मीन्स सी माइनस बी। तो ये आपके पास आ जाता है 2 + 2 4 4 -2 2 -3 -1 -4, ये -3 और ये -1 -4। बी सी भी फाइंड होगी। नो डायग्राम के मुताबिक जो कॉस अल्फ़ा है वो कैसे निकलेगा बताएंगे? कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी डॉट ए सी ओवर ए बी मैग्नीट्यूड ए सी मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करने का यही फॉर्मूला है, जो कि डॉट प्रोडक्ट से हम लेके आते हैं। अब ए बी डॉट ए सी मालूम करते हैं। तो ए बी क्या चीज़ निकाली हुई है हमने? -3 0 -3। इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है? ए सी के साथ। वो क्या है? 1 2 -7 डिवाइडेड बाई इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 9 + 9 अंडर रूट। उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 + 4 + 49 अंडर रूट। सही करना ना। -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू अब आ रही है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कराना है, -3, फिर 0 को 2 से 0, फिर -3 को -7 से 21, डिवाइडेड क्या बनना है? 18 अंडर रूट, और यहाँ क्या बनेगा? 54। ठीक है। तो ये ज़रा वर्किंग इसकी करने क्या बनती है? 18 ओवर ये बनता है 18 जो है उसमें परफेक्ट स्क्वायर 3 है 9 है,
तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, 54 में से क्या चीज़ कॉमन निकलेगी, 50 जी 3√6, ये बनता है 3√6। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ से 3 और 3 9, 2/, ये आ जाता है 6। इसमें से भी कुछ चीज़ कॉमन निकल आती है, वो 2√3, ये कट गया, आंसर क्या आ गया। अब क्वेश्चन के साथ ही आंसर भी दिया हुआ है, क्या करने के लिए कहा हुआ है, शो दैट cos अल्फा इज इक्वल टू समथिंग 1/। तो फिर यहाँ पे को देखें क्या इशू बना, इसका 3√2 जाना है, और वो जो 54 का देख लें ज़रा क्या है। देखें अब ये बुक में जो आंसर साथ दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, क्या साबित करना है, cos अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा इसको चूँकि आंसर तो हमने ये निकाल लिया, अगर उसने सिर्फ सॉल्व करने के लिए कहा होता तो फिर तो ठीक था, वैसे भी ठीक है, लेकिन चूँकि प्रूव करने के लिए कह दिया हुआ है, और जो प्रूव करने के लिए कहा साथ आंसर दिया हुआ है, तो वो किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, इसको आप √3 से मल्टीप्लाई भी करा दें और डिवाइड भी करा दें, तो क्या बन जाएगा √3/3, यही कहा हुआ है बुक में, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन कोई आ रहा है आपको तो और साथ वो देता है कि ये प्रूव करें, तो फिर उस फॉर्म में प्रूव करना होता है। अच्छा अब ये cos अल्फा तो हमने फाइंड कर लिया, cos बीटा जो है वो कैसे फाइंड होगा, cos बीटा किस किस के दरमियान एंगल है, बीटा किसके है, बी ए और बी सी के, तो cos बीटा इज इक्वल टू बी ए डॉट बी सी ओवर बी ए मैग्नीट्यूड बी सी मैग्नीट्यूड, बी ए भी हमने निकाला हुआ है, ये भी है। जब इससे बी ए करेंगे तो ये सारे के सारे साइन इनका चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे, बात सब समझ नहीं है। बी ए बराबर होता है माइनस ए बी के, तो ये आ जाएगा आपके पास 303। इसी तरह बी सी तो हमने डायरेक्ट ही मालूम किया है, 4 to -4, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी 9 + 9 और इधर इसकी क्या आएगी 16 + 4 + 16 अब ये डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, 3 × 4 12 और +0 और वो -12 ओवर, फिर अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेशन, 36। उसकी रीज़न क्या है कि ऊपर तो ज़ीरो आ गया। अब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आंसर देखें, क्या यही साबित करना है, cos बीटा क्या ज़ीरो ही है, वो फिर बीटा दे दिया हुआ है। पहला जो आंसर था वो cos अल्फा की फॉर्म में था या cos इनवर्स की फॉर्म में था जी, cos अल्फा, और यहाँ से आपके पास बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, तो cos इनवर्स 0 किसके इक्वल है 90 डिग्री के। सिमिलरली जब आप cos गैमा निकालते हैं, गैमा किस किस के दरमियान एंगल है, ए सी और सी बी के, सी ए और सी बी, तो ये आएगा सी ए डॉट सी बी ओवर सी ए मैग्नीट्यूड सी बी मैग्नीट्यूड। अब ए सी तो हमने फाइंड किया हुआ है 1 2 -7, सी ए इसका नेगेटिव हो जाएगा -1 -2 7, -1 -2 और 7, और सी बी ये बी सी है -4 2 नहीं -4 -2 और 4, इसमें भी आपने बी सी का साइन चेंज करना, डिवाइडेड बाई इसकी मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 7 का 49, इधर 16 + 4 + 16 अब डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ज़रा, -1 × -4 4,
-2 इंटू -2 +4 7 इंटू 4 28। यहाँ क्या बनता है आपके पास 54 और वो वाला वो 36। ऊपर क्या बनता है 36 ओवर 54 में से हमने पहले कुछ निकाला था वो 306 निकला था 306 और ये आ जाएगा 6। तो फिर ये क्या बना 6 इंटू 3 18 18 2 ज़ा 36 2 ओवर √6। अब आंसर देखें क्या इस फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में है। तो उसको किया जा सकता है 1/, आप जो इसकी जो फॉर्म है 1/306 कैसे कह रहे हैं 106 न्यूमरेटर में कर रहा है वो। तो अब आप इसको जो क्वेश्चन जो आंसर बुक में दिया हुआ है उसको बनाने के लिए आप सिर्फ ये कर सकते हैं √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 √6 ओवर 6 और ये बन जाएगा 1/3 √6। ठीक है। तो ये जो बुक में आंसर दिया हुआ था उस फॉर्म में हमने ले आए हैं क्योंकि कहा था कि शो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, if sum and difference of two vectors are perpendicular to each other then prove that they are equal in magnitude। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि दो वेक्टर्स हैं उनका सम और उनका डिफरेंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे आप पहले वो वेक्टर सपोज कर लें। लेट A and B be the vectors, then by given condition, ये given condition क्या है इनका सम और इनके डिफरेंस की डॉट प्रोडक्ट 0 है। कैसे पता चला मुझे परपेंडिकुलर है। उसने कहा दो वेक्टर्स हैं उनका सम और उनके डिफरेंस जो आपस में परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। अब आप ज़रा डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करें A डॉट A फिर माइनस A डॉट B फिर प्लस B डॉट A फिर माइनस B डॉट B इज इक्वल टू 0। A डॉट A किसके इक्वल आ गया A मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस A डॉट B। इसको भी आपको पता है कि चूँकि कॉम्पिटिटिव होती है B डॉट A को आप लिख लेंगे A डॉट B और यहाँ क्या आ जाएगा ये कैंसिल हो गया और आप लिख सकते हैं A मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू B मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये कैसे लिख लिया माइनस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर जो है उसको आप राइट साइड पे ले गए। कहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे आई है A डॉट A कंप्यूट नहीं करना आता नहीं आता मालूम करना। जो फॉर्मूला है हमारे पास A डॉट B का क्या फार्मूला है स्केलर प्रोडक्ट वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया आपने। A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। जब आप A की डॉट प्रोडक्ट A के साथ लेंगे तो अब जाहिर बात है यहाँ आपने B की जगह A किया है इधर भी आपने B की जगह A करना है। A का अपने साथ ही एंगल क्या होता है अगर आप वेक्टर A लें ये वेक्टर A है ये वेक्टर B है के दरमियान तो एंगल थीटा हो गया। लेकिन अगर ये वेक्टर B A बन जाए तो फिर उनके दरमियान एंगल 0 होगा। तो ये क्या बन जाता है
ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर और कॉस 0 1 के इक्वल होता है। ए मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? तो ये आ जाता है, ठीक है। तो अब इस स्टेज के ऊपर ये क्वेश्चन आपका करना बनता नहीं था कि ए डॉट ए किसके इक्वल आ गया? ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, क्योंकि बहुत सारा काम तो हम कर चुके हैं। इसी तरह बी डॉट बी किसके बराबर आ गया? बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में ये वाले जो हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, और यहाँ से हम इसको लिखेंगे ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि अगर दो वेक्टर्स का सम और डिफरेंस दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो आप साबित करें कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ 25 ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू बी। हमने 25 ए और बी का रिजल्टेंट बी के परपेंडिकुलर साबित करना है। इफ बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 ए मैग्नीट्यूड। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक ए और बी का जो रिजल्टेंट है ए के परपेंडिकुलर है, यानी बाई गिवन कंडीशन ए और बी का रिजल्टेंट क्या बनेगा? ए प्लस बी, यही बनेगा। और ये परपेंडिकुलर किसके है? ए के। ये मैंने सिंबल लिख दिया परपेंडिकुलर का। ए और बी का रिजल्टेंट बनता है ए प्लस बी, और वो उसने कहा ए के परपेंडिकुलर। जब ये ए के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। और हम इसे यूं लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और आप उसको उधर ले जाएं तो अब अभी इधर ही सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस इसको हम अगर ए और बी के दरमियान एंगल थीटा हो तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या अभी फ़िलहाल ए डॉट बी की फॉर्म में लिख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसको यूज़ कर लेंगे हम। क्योंकि अगर आप इसको लेते हैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, देखते हैं किस फॉर्म में इसकी ज़रूरत पड़ती है। फ़िलहाल ये आप कर लो। अब जो साबित करना है वो क्या है? रिजल्टेंट ऑफ 25 ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू बी, ये साबित करना है। जिन दो वेक्टर्स को हमने परपेंडिकुलर साबित करना है उनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ज़रा। रिजल्टेंट ऑफ 25 ए एंड बी, ये कंसिडर करते हैं 25 ए प्लस बी। ये रिजल्टेंट हो गया 25 ए और बी का, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है? वेक्टर बी के साथ। 25 ए प्लस बी डॉट बी। जरा देखिए क्या रिजल्ट आता है यहाँ पे। 25 ए डॉट बी और फिर प्लस बी डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू शायद हम यहाँ से लगा सकें, क्योंकि नंबर 1 से ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी जी? माइनस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, माइनस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। और यहाँ ये क्या बन जाता है? इसको हम लिख सकते हैं बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास माइनस
25 ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। हमने इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर साबित करना। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे? जब इनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी। और अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो लें तो फिर इसको ज़ीरो होना पड़ेगा। और अगर ये ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो आएगा, तो फिर ये किस सूरत में आएगा? इस कंडीशन। चेक कर लेते हैं। यानी अब आप क्या लिखेंगे? इसको आगे आप क्या लिखेंगे? नहीं, आप बी की वैल्यू ना पुट करें, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करें। आप लिखें 25 ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो इफ माइनस 25 ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बात समझ आई? मैंने ये कैलकुलेट किया, 25 ए प्लस बी डॉट बी वो इसके इक्वल आया। अब अगर 25 ए प्लस बी को डॉट बी को मैंने ज़ीरो रखना है, ये ज़ीरो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है ना। अगर माइनस 25 ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ज़ीरो के बराबर हो। आपने ये कंप्यूट किया 25 ए प्लस बी डॉट बी वो इसके बराबर आया माइनस 25 ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अगर ये ज़ीरो होगा, एक ही सूरत में ज़ीरो होगा ना, जिसके ये बराबर आया वो ज़ीरो हो। अब अगर ये ज़ीरो हो गया, इसका क्या मतलब है? 25 ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी इफ वो चीज़ जो है उसको ज़रा देख लें क्या बनती है। बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। समझ आ गई आपको? बोला मैंने 25 ए प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट ली है बी के साथ, वो मेरे पास कुछ आंसर आ गया। अब अगर इसने ज़ीरो होना है तो जिसके ये बराबर आया है उसको ज़ीरो होना पड़ेगा। तो जिसके ये बराबर आया था वो क्या था? वो था माइनस 25 ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब अगर ये परपेंडिकुलर, ये अगर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो होती है तो इसका मतलब ये बी के परपेंडिकुलर है। और ये बी के परपेंडिकुलर कब होगा? जब यहाँ से बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए? 25 ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इन वेरी शॉर्ट आप ये लिखेंगे 25 ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इफ बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 ए मैग्नीट्यूड। वही बात क्लियर? यही साबित करना था कि रिजल्टेंट ऑफ 25 ए एंड बी will be perpendicular to B if B magnitude is equal to 5A magnitude। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब भी ठीक था, असल में कोई हमने एलिगेंटली प्रूव करना होता ना, वो भी आप कर देते। बी की आप ये ले आते यहाँ पे और यहाँ आके कहते हैं कि अब अगर बी मैग्नीट्यूड 5A हो, इसमें पुट करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने ज़रा थोड़ा सा उसको और तरीके से कर दिया कि ये ज़ीरो ए की सूरत में होगा अगर जिसके ये बराबर है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अब वो ज़ीरो होगा तो ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस कर चुके हैं, अब वेक्टर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट आपको याद होगा कि दो वेक्टर्स की ऐसी प्रोडक्ट थी
जिसका आंसर स्केलर क्वांटिटी आता था। अब क्या है कि वेक्टर जैसे इसके नाम से है कि वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब इसको कैसे लिखते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी, और इसकी डेफिनेशन ये है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर। देखिए, जब आपने वेक्टर क्वांटिटी आप डिस्कस करते हैं तो उसकी एक मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन। तो जब तक आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे तो वहाँ आपने डायरेक्शन नहीं लगाई थी, यहाँ अब आपको डायरेक्शन लगानी है ताकि ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाए ए क्रॉस बी। तो आ गया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये थीटा जो है ये तो हो गया ए और बी के दरमियान एंगल, और ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या है, ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको, पहले तो डेफिनेशन मुकम्मल कर लेते हैं। वेयर थीटा इज द एंगल between vectors A and B and n unit vector is the unit vector perpendicular to the plane containing A and B। अब ये कंप्लीट डेफिनेशन होगी। ए क्रॉस बी स्केलर प्रोडक्ट, या इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज A magnitude B magnitude sin theta n unit vector, where theta is the angle between A and B and n is the unit vector perpendicular to the plane containing vectors A and B। इसकी जरा एक्सप्लेनेशन करते हैं। लेट्स सपोज के ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। एंगल अब फ्रॉम A टू B होगा, A क्रॉस B जब लेंगे एंगल ए टू बी। अब देखें कि प्लेन कौन सा है। ये इस वक्त जो आपके सामने वाइट बोर्ड है ये प्लेन है जिस पे मैंने वेक्टर्स ए और बी ड्रॉ किए हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके दरमियान एंगल थीटा है। अब वो ये प्लेन है पूरा, इसे हम एक्स वाई प्लेन समझ लेते हैं जो बोर्ड है। क्या वो ये रहा है कि एन यूनिट वेक्टर जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं। और मुझे बताएंगे ए और बी ये जो प्लेन बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, वो ये होगा। ये जो मार्कर आया ना, ये बाहर आ गया। ये क्या है, ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर वेक्टर। अब आपको समझ आ गई, यानी ए और बी तो ये हुए, ए क्रॉस बी बाहर आ गया। ए क्रॉस बी क्या हुआ, वो बाहर परपेंडिकुलर हो गया इसका, ए क्रॉस बी इस। तो अब जब भी आपसे वो कहे कि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करें तो आपने उनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी, क्योंकि अगर वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है ये वाला, तो फिर ऑब्वियसली ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। ए के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये ए के साथ 90 के एंगल बना रहा है, बी के साथ भी 90 के बना रहा है, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर। इवन इस प्लेन में जितने भी वेक्टर लाई करेंगे सबसे परपेंडिकुलर, प्लेन के जो परपेंडिकुलर। तो ये बात ज़रा समझनी मुश्किल होती थी कि ए क्रॉस बी की अपनी डायरेक्शन क्या है।
वो उस प्लेन से बाहर आ जाएगा जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं। अच्छा, अब ये जो स्केलर प्रोडक्ट है वो तो कम्यूटेटिव होती है, यानी ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं। देखें वो कैसे नहीं। अगर आपने बी क्रॉस ए लेना है, बी क्रॉस ए, तो आपका एंगल की ओरिएंटेशन ये हो जाएगी फ्रॉम बी टू ए, तो एंगल तो ए और बी के दरमियान थीटा है, फ्रॉम बी टू ए क्या रह जाएगा फिर, माइनस थीटा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था थीटा, और वो क्लॉकवाइज में हो गया, तो उसका साइन चेंज हो गया। अब जब आप लगाएंगे फॉर्मूला तो वही रहेगा, बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा की जगह क्या लगेगा, और एन यूनिट वेक्टर। अब वहाँ जो ना जब स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ है कॉस, और कॉस के एंगल में अगर नेगेटिव थीटा आ जाए तो वो ऑब्जर्व कर लेता है, वो इवन फंक्शन है, वो कॉस थीटा ही रहेगा। साइन के एंगल में आ जाए तो साइन थीटा चूँकि ऑड फंक्शन है, इसका एंगल का जो नेगेटिव साइन है वो बाहर चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस ये ए क्रॉस बी बन जाएगा ना, ये इसको तो फिर रीराइट इस तरह भी कर सकते हैं ना आप, ये कि आप इसे लिखें माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, वो है ए क्रॉस बी के बराबर, यही है ना। तो फिर बी क्रॉस ए किसके इक्वल आया, माइनस ए क्रॉस बी के। इससे ये पता चला कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव नहीं है बल्कि एंटी कम्यूटेटिव है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब हमने ए क्रॉस बी लिया तो एन यूनिट वेक्टर ये था, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड आउटवर्ड टू द बोर्ड। बी क्रॉस ए की भी डायरेक्शन तो वही रहनी है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ही रहनी है, लेकिन वो इनवर्ड हो जाएगी, इनवर्ड। वो ये इस तरफ है, वो बोर्ड के अंदर की तरफ हो जाएगी, बोर्ड की बैक साइड पे। तो ये इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ए क्रॉस बी क्या चीज़ है। हम एक्सरसाइज नेक्स्ट सारी कर लेंगे तो फिर आप में से ये हमारा जो एक स्टूडेंट है ये पूछेगा कि ये जो ए क्रॉस बी की जगह आपने ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड लगा दिया है वो कैसे लगा दिया। तो लेक्चर सारे अब तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया काम कि अब तो जो मैं तकरीर यहाँ करके जाता हूँ वो तकरीर अपलोड भी हो जाती है। वो मुझसे दोबारा पूछने की बजाय उस तकरीर को देख लिया करें दोबारा, है। चलो, थैंक यू।